नमस्कार दोस्तों। तो एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल शशि संग शिक्षा में। पिछली वीडियो में मैंने आपको कक्षा 10वीं की पुस्तक स्पर्श से बड़े भाई साहब पढ़ा रही थी, जो कि चैप्टर मैंने पार्ट जो है आधा पढ़ाया था, आधा रह गया था क्योंकि वीडियो लंबी हो गई थी। तो आज वहीं से शुरू करूंगी, कंटिन्यू करूंगी कि किस तरह बड़े भाई साहब जो है प्रेमचंद जी की बार बार फजीहत करने पे भी वो खेलों से मुंह नहीं मोड़ पाते थे। खेल उन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय था। तो और भाई साहब इतनी शिद्दत से पढ़ते थे, फिर भी वो प्रेमचंद जी से पीछे थे। तो अभी क्या हुआ, सालाना इम्तिहान की बारी आ गई। तो भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में भी क्या आया, प्रथम आया। अब प्रेमचंद जी को लगा कि भाई मैं तो दर्जे में इतना खेल कूद के भी प्रथम आया हूँ, तो अब देखता हूँ कि भाई साहब मेरी फजीहत कैसे करते हैं, मतलब कैसे वो मुझे डांटते हैं, कैसे रोब दिखाते हैं। अगर उन्होंने फिर से मेरी फजीहत की तो मैं साफ कह दूंगा कि आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया, इतना खून जलाया क्या कर लिया। मैं तो खेलते कूदते भी क्या आया, दर्जे में अव्वल आया हूँ। जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस न होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं रहा था। मतलब मुझे शर्म आई, मैं हेकड़ी जमा नहीं पाया, मगर मेरे रंग ढंग देखकर अब भाई साहब को भी समझ में आने लगा था। भाई साहब इसको भाप चुके थे, समझ चुके थे। उन्होंने अपनी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, यानी कि सब भोर मतलब सुबह, सारी सुबह उन्होंने क्या किया, गुल्ली डंडे खेलने में लगाया। और जब खाने के समय में वो आए तब क्या हुआ, खेल के समय से लोग जब खेल कर लौट के आए तो क्या हुआ, तब भाई साहब ने तो उनको ले लिया आड़े हाथों और क्या बोले कि गुस्सा भर गया उनमें और उनको ऊपर टूट पड़े। इस साल तो पास हो गए, कहते कि मैं देखता हूं कि तुम इस साल तो पास हो गए और दर्जे में भी अव्वल आ गए, तो तुम्हें दिमाग हो गया। मगर भाईजान घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास भी उन्होंने रावण का उदाहरण दिया कि इतिहास भी गवाह है कि रावण से उपदेश लो, रावण से सीखो कि रावण ने कैसे अहंकार किया और उसका सारा का सारा जो है वो अहंकार ढह गया। तो क्या जरूरी है, बुद्धि का विकास जरूरी है। भूमंडल का जो स्वामी था रावण, वो भी न रह पाया, तो तुम किस खेत की मूली हो, ऐसा उन्होंने बड़े भाई साहब ने प्रेमचंद जी से कहा। आग और पानी के देवता भी उनके दास थे, किसके, रावण के। मतलब तीनों लोग के वो स्वामी थे, सब उनके दास थे, मगर कोई उनको नहीं बचा पाया। और अंत समय में जब उनका विनाश निकट आया तो कोई एक चुल्लू पानी देने वाला भी उनके परिवार में नहीं बचा था। तो घमंड से नाम निशान तक मिट जाता है, तो तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। अब भाई साहब एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, रावण का एग्जाम्पल दे दिया, रावण का उदाहरण देके कह रहे हैं कि शैतान का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसे भी यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई भी नहीं है। अंत में क्या हुआ, स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाही रूम ने भी एक बार अहंकार किया था। देखिए कितने उदाहरण दे रहे हैं, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया, तुम्हारा सिर घूम गया अभी से। हाँ, यह समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो, अंधे के हाथ में बटेर लग गई। मतलब तुमने कोई मेहनत नहीं की, तुम्हें पूरे साल में देख रहा था, बस तुम पास हो गए हो, तो खुश होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशाना पड़ जाता है, इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं बन पाता। सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना भी खाली ना जाए, मतलब एक बार भी फेल ना हो। इस बार तो तुम पास हो गए, मगर जरूरी नहीं है कि अगले साल भी तुम पास हो जाओ। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आगे आओगे तो दांतों में पसीना आ जाएगा। मगर जब मेरी क्लास में तुम आओगे, क्योंकि बड़े भाई सब तो अभी भी उनसे 2 दर्जे आगे थे। जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री, मैथ्स की बात कर रहे हैं भाई साहब यहाँ पे, कि जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे तो इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम, मतलब कि जब तुम अंग्रेजी पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, बादशाहों के नाम याद करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या हाल होता है। दर्जनों विलियम हैं, कोड़ियों चार्ल्स हैं, मतलब करोड़ों चार्ल्स हैं, विलियम्स हैं, पढ़ पढ़ के तुम भूल जाओगे, दिमाग चक्कर खाने लगेगा, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे। मतलब कि कैसे कैसे नाम थे, वो एक नाम गिनाते बताते कि एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चारुम, पंचुम लगाते चले गए।
मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह। कह रहे इतना बुरा हाल है मैथ्स में, तुम अभी से क्या समझते हो? अ ब सा की जगह अ ज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए। कोई इन निर्दयी मुम्तिहानों से नहीं पूछता कि आखिर अ ब ज और अ ज ब में क्या फर्क है। यहाँ बात की जा रही है अलजेब्रा की। और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो? दाल भात रोटी खाई या भात दाल रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? मगर इन परीक्षकों को, एग्जामिनर के लिए कह रहे हैं कि इन परीक्षकों को, जो इन्विजिलेटर होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं, क्या परवाह? वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट लें और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। और आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से क्या फायदा? इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना हो जाता है। पूछिए प्रयोजन क्या मतलब है इसका? तो वो बता रहे हैं भाई साहब कि कितनी पढ़ाई जो है आगे मुश्किल आने वाली है। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो तो 4 पन्नों से कम नहीं लिखना पड़ेगा, मतलब इतना लंबा निबंध लिखना पड़ेगा। अब आप कॉपी खोलो, कलम हाथ में लिए, उनके नाम को रोइए। कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी है। मतलब ये सारा ज्ञान हम जानते हैं, मगर जब लिखना पड़ता है तो बहुत मुश्किल होती है। तो ये सारी नसीहतें जो हैं वो बड़े भाई साहब जो हैं लेखक को दे रहे हैं। लेखक कौन? प्रेमचंद जी को ये सारी बातें बता रहे हैं। अब क्या स्कूल का समय निकट था? नहीं, ईश्वर जाने यह उपदेश कितना लंबा चलता। उन्होंने बहुत सारा जो है उपदेश दे डाला सब विषयों पर। तो अब अपनी जान बचाई प्रेमचंद जी ने और कहा कि चलो स्कूल का समय निकट है तो आगे स्कूल की तैयारी को। भोजन आज तो निस्वाद लग रहा था कि जो गुल्ली डंडा उनको खेल के आए थे ना, उसके बाद जो इतना लंबा लेक्चर मिला, आज तो भोजन भी क्या है टेस्टलेस लग रहा था, कोई स्वाद नहीं आ रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ली जाएगी कि मैं पास हुआ हूँ, अव्वल आया हूँ, उसके बाद भैया ने इतना लेक्चर मुझे दे दिया, और अगर मैं फेल हो जाता तब तो ना जाने बड़े भाई साहब क्या करते। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। मैं डर गया था कि इतनी सारी जो बातें बताई कि मैं आगे क्या करूंगा। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों थी। भाई साहब ने जो कुछ कहा वो मेरे सर के चला गया ऊपर से। मुझे अभी भी पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। खेल कूद में उनको बहुत मजा आता था। अब फिर से सालाना इम्तिहान की बारी आ गई, फिर से इम्तिहान हुआ और कुछ संयोग ये हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर से फेल हो गए। और बहुत मेहनत नहीं की पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। यानी कि प्रेमचंद जी फिर से अव्वल आ गए और भाई साहब फिर से फेल हो गए। मुझे खुद अचरज हुआ कि भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया, मतलब जी जान लगा दी परिश्रम करने में। तो इतनी जी जान लगाने के बाद भी जो है भाई साहब फेल हो गए। अब मुझे अपनी किस्मत पर बड़ा घमंड होने लगा कि भाई मुझे लगता है कि मेरी किस्मत जो है वो बहुत बलवान है, मैं तो बिना पढ़े भी पास हो जाऊंगा। तो अब जो है प्रेमचंद जी को एक नया शौक शुरू हुआ, लेखक को, क्या, कनकोई उड़ाने का। तो कनकोई किसे कहते हैं पता है? कनकोई कहते हैं पतंगों को। तो पतंग उड़ाने का उनको बड़ा शौक हुआ, तो अब वो पतंगे उन्होंने उड़ाना शुरू किया। तो एक दिन क्या हुआ, शाम का समय था और वो पतंगों के पीछे दौड़े जा रहे थे। आंखें जो है उनकी आसमान में, कोई ध्यान नहीं है, बच्चों की पूरी टोली उनके पीछे दौड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि मानो बस स्वर्ग में जाकर उनकी आत्मा मिलने वाली है, बस ध्यान ही नहीं है, स्वर्ग से कुछ उतर के आने वाला है, कहाँ ध्यान है। और दौड़े जा रहे हैं, पतंग के पीछे दौड़े जा रहे हैं। मगर आगे क्या होता है, बालकों की पूरी सेना जो है उनके पीछे लगी हुई थी। पतंग के साथ ही आकाश में लग रहे थे कि मानो वो पतंग के साथ साथ आकाश में उड़ रहे हैं, जहां सब कुछ समतल है और मोटर कारें हैं, ना ट्रॉम ना गाड़ियां, मतलब कुछ नहीं है, और वो उड़े जा रहे हैं पतंग के साथ साथ। अचानक क्या होता है, अचानक बड़े भाई साहब से उनकी मुठभेड़ हो जाती है, मतलब टक्कर। ध्यान तो कहाँ है, पतंग की तरफ, और सामने से भाई साहब से जोरदार टक्कर हो जाती है, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव, बड़े गुस्से के साथ बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकोए के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? मतलब धेले का कनकोया, एक धेले की पतंग के लिए इन बाजारी लौंडों के साथ तुम दौड़ रहे हो।
तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं है कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो, कि अब तुम कोई छोटी कक्षा में नहीं हो, 8वीं में आ गए हो और तुम यहाँ पतंगबाजी कर रहे हो, मतलब कनकोई उड़ा रहे हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए कि अब तुम बड़े हो गए हो। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायम तहसीलदार हो जाते थे और मैं कितने ही मिडिल लच्चियों से को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है। कितने ही 8वीं जमात वाले हमारे लीडर, समाचार पत्रों के संपादक है, मतलब तुम बहुत बड़े हो गए हो। ऐसा एहसास जो है बड़े भाई साहब करा रहे हैं लेखक को, और तुम इन बाजारी लोंडों के साथ कनकोई के लिए दौड़ रहे हो। तुम्हें हमारी इस कम अकली पर, मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर क्या हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। तुम ज़हीन हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वह जहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। मतलब तुम इतने समझदार होकर भी ऐसी हरकतें कर रहे हो, यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं। अब बता रहे हैं बड़े भाई साहब कि कितने साल बड़ा हूं, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और अब मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। तुम चाहे मेरे से एक ही जमात, मेरी जमात में क्यों ना आ जाओ, मतलब तुम चाहे मेरे साथ ही क्यों ना आ जाओ, 1 साल बाद भी तुम और आगे निकल जाओ, उसके मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे क्लास में आ जाओ अगले साल और उसके बाद मुझसे भी आगे निकल जाओ। तो मतलब दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि वो उनको डांटना छोड़ देंगे, क्योंकि उनको दुनिया का तजुर्बा लेखक से 5 साल ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि वो 5 साल बड़े हैं। तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। किसकी? तजुर्बे की। तुम चाहे MA कर लो, DPhil कर लो, DLit कर लो, तो मतलब कितनी बड़े क्यों ना बन जाओ, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने, उदाहरण देने और, कि हमारी अम्मा ने कोई स्कूल नहीं गई थी, है ना, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ाई की थी, 1 दर्जा भी पास नहीं किया। दादा भी शायद 5वीं 6वीं जमात से आगे नहीं गए, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, मगर अम्मा जी से, दादाजी से हम आगे नहीं जा सकते। मतलब उनको ज्ञान जो है वो हमसे कहीं ज्यादा है। 8वें हेनरी ने इतने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र छोड़े, कितनी चाहे उन्होंने यह मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। देव ना करे आज मैं बीमार पड़ जाऊं, देव मतलब वो कह रहे हैं कि भगवान ना करे अगर मैं आज बीमार पड़ गया तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ ना सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दें, ना घबराएं, ना बदहवास हो, पहले खुद मरज पहचान कर इलाज करेंगे। मतलब वो घबराएंगे नहीं। और ये सारी चीज़ें किससे आती हैं? तजुर्बे से आती हैं, उम्र से आती हैं। इसमें पढ़ाई लिखाई की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होती। हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे को मोहताज हो जाते। कहते हैं हमारे दादा हमें कैसे कैसे करके पैसे भेजते हैं और हम उन पैसों को महीना भर भी नहीं चलाते, 20-22 तारीख तक खर्च कर देते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी से कमाया है और कुटुंब का लालन पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अब दादाजी की बड़ाई कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने अपने समय में काम किया है। अपने हेडमास्टर साहब जी को ही देख लो, MA है नहीं, MA है कि नहीं, और यहाँ तक कि MA ही नहीं, ऑक्सफोर्ड के, यहाँ के MA नहीं है, कहाँ से पढ़ाई की हेडमास्टर जी ने? ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की है। अपने हेडमास्टर साहब को देख लिया, देखा तुमने, 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ करती हैं। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई, मतलब घर तो नहीं चला सकते वो MA करके, भले ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं। घर कौन चला रहा है? उनकी माता जी चला रही हैं। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, पूरा खर्च न पड़ता था, कर्जदार खड़े रहते थे, मगर माँ घर चलाने से, माँ को घर चलाने का तजुर्बा है। तो वो बता रहे हैं कि तजुर्बा, मैं तुमसे बड़ा ही रहूंगा और तुम्हें हमेशा ऐसे ही डांटता रहूंगा। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हो गया। लघुता मतलब कि मैं कितना छोटा हूँ, और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा और उत्पन्न हो गई। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वह बिल्कुल सच है और आपको उनके कहने का, आपको जो है मुझे कहने का अधिकार है। जो भी कुछ कहें वो बड़े भाई साहब हैं। आखिरकार लेखक जो है अपने बड़े भाई की बातों को समझ गए।
जब उन्होंने थप्पड़ दिखा करके सारी बातें बताई मगर मारा नहीं। उन्होंने ऐसे ऐसे उदाहरण दिए दादी के, दादाजी के, हेडमास्टर जी के, कि जीवन में तजुर्बा भी बहुत। तुम अगर ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं तो भूल जाना, मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही डांटूंगा चाहे तुम कितनी भी पढ़ाई कर लो। तो ये बात उन्होंने मानी। तो बड़े भाई साहब का पाठ होता है यहीं पर समाप्त। मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो अगर ये पाठ आपको समझ में आया है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा है, तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप समय समय पर देख सकें। तो लेती हूँ विदा।